ने जो हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब आइए प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश का गुण यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन चलती है सीधी रेखा में, लेकिन देखिए वो ऐसे कंपन करते हुए प्रकाश की जो किरण है यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अगर जूम किया जाए तो ये तरंग के रूप में ऐसे चलेगी। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यानी ये देखा जाए कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हम पहले पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यानी दृश्य प्रकाश को देखा गया, दृश्य प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा गया, यानी श्वेत किरण, सूर्य से जो आने वाले किरण है उसको श्वेत किरण कहते हैं। श्वेत किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा गया तो किरण सीधा न चलकर अपने मार्ग से विचलित हो गई। लेकिन ये श्वेत किरण जब किसी प्रिज्म पर डाला गया ये ला या भिबग्यो VIBGYOR यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। निह पिनाला के मतलब कि बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये है जब श्वेत किरणों को यानी सूर्य की किरणों को या दृश्य किरणों को जब किसी प्रिज्म से गुजारा गया तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। इससे स्पष्ट हुआ कि श्वेत किरण में 7 रंग होते हैं और ये रंग इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये जो वर्ण मिक्स होता है रंग, यह अपने वर्ण क्रम में विक्षेपित हो गया, अलग अलग हाँ विक्षेपण मैंने फैलना, अलग अलग विक्षेपित हो जाना, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो गया। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या कि अगर इन प्रकाश की किरणों को इनके तरंग दैर्ध्यों के हिसाब से क्रम से लिखा जाए तो इसे कहते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा मिला और लाल रंग का विचलन सबसे कम मिला। विचलन के मतलब ज्यादा झुकना, ज्यादा विचलित होना, अविलंब से ज्यादा झुकना। यह अविलंब है, इस पृष्ठ पर डाल दिया जाए तो यह अविलंब की ओर, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर ज्यादा झुकती है, और जो अविलंब की ओर ज्यादा झुकती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। इसकी विचलन सबसे अधिक होती है परंतु तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसका जो रहता है 6100 एंगस्ट्रॉम से यानी 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। आसमानी का हो गया यानी 4300 एंगस्ट्रॉम से, ये 4300 एंगस्ट्रॉम से 4700 एंगस्ट्रॉम हुआ। यह 47 से 5100 एंगस्ट्रॉम, 5100 से 5400 एंगस्ट्रॉम, 54 से 5700 एंगस्ट्रॉम और 57 से 6100 एंगस्ट्रॉम तक ये तरंगे होते फैले होते सब, है ना। लगभग कहीं कहीं देता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम देता है, तो भी आपको घबराना नहीं है, वो भी सही है।
ये एंगस्ट्रॉम इसका मात्रा, एंगस्ट्रॉम नहीं, एंगस्ट्रॉम ये देखिए तरंग दैर्ध्य को दिखाने के लिए एंगस्ट्रॉम ये दूरी का मात्रक है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम मैंने 10 के पावर माइनस 10 मीटर, तो एंगस्ट्रॉम दूरी के मात्रक होता है, जबकि दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, पारसेक, और छोटा मात्रक फर्मी होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी, जो फर्मी के मतलब एक 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और पारसेक का मतलब होता है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, ये है दूरी का पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जबकि प्रकाश वर्ष होता है इसे छोटा मात्रक। ये प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। ये होता है 9.46 गुणे 10 के पावर माइनस 10 के पावर 15 मीटर, ये दूरी का भी मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। जबकि प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, वो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 ही मीटर होता है, ये 16 मीटर लगभग हो जाता है। तो ये भी 16 मीटर लगभग चले जाएगा, लगभग में अगर देखा जाए तो, लेकिन उससे भी बड़ा ये पारसेक होता है। दूरी के सबसे बड़ा छोटा मात्रक फर्मी होता है। एंगस्ट्रॉम की बात आ रही है। एंगस्ट्रॉम यहाँ तरंग दैर्ध्य, देखिए इनकी ये जो 3900 से 4300 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्ध्य है। ये तरंग दैर्ध्य देखिए ऐसे चलेगी, अगर किरण ऐसे चल रही है तो ऊपर वाले हिस्सों को श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ये लेम्डा से दर्शाते हैं, इसका नाम है लेम्डा, यानी हम बोल सकते हैं दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य लेम्डा से दर्शाते हैं। और इन सारे किरणों के तरंग, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश, इसको श्वेत किरण को दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, या कहीं कहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। तो आपको घबराना नहीं है, आपको दोनों दे सकता है, दोनों तो नहीं देगा, कोई एक देगा। आप अगर दोनों देता है तो आपके एक्यूरेट ये मानेंगे 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब हम आते हैं कि जैसे दृश्य प्रकाश, हमने बताया कि दृश्य प्रकाश जो है या प्रकाश की जो किरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ये प्रकाश का गुण है। प्रकाश एक सिंपल माने सरल रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। अब जो है प्रकाश जब एक माध्यम से, देखिए प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आयाम बदल जाता है। आयाम मैंने ऐसे देखिए, ये आयाम है साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को अपने साम्य स्थिति से कितना कंपन करता है उसी को आयाम कहते हैं, अधिकतम विस्थापन का आयाम कहते हैं। साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन का आयाम कहते हैं। अब ये सघन माध्यम में इसका आयाम बढ़ जाता है, लेकिन जब ये विरल माध्यम में चलता है तो इसके आयाम कम है। अब आयाम ये इसका घट गया। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है ना, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इनकी तरंग दैर्ध्य, आयाम और चाल सब परिवर्तन हो जाता है। तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, चाल बदल जाती है और आयाम भी बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति का मतलब है कि इसमें 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगा सघन माध्यम में,
विरल माध्यम में उतना ही कंपन करेगा। 1 सेकंड में अगर इधर 500 कंपन करता है तो विरल माध्यम में भी 500 कंपन करेगा। यानी हम फिर बता रहे हैं कि प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदलती है, आयाम बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और जब तरंगदैर्घ्य बदलेगा तो चाल बदलेगा। अब बात आती है कि यहां से प्रकाश जब विरल से सघन से विरल में जाते हैं, जब वो विरल से भी अगर सघन में जाते हैं तो ही परिवर्तन। विरल से देखिए, जब सघन से विरल में जाते हैं तो उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाएगी, लेकिन आवृत्ति वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदलते हैं, आयाम बदल जाते हैं, चाल बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश परिवर्तन का गुण रखती है, प्रकाश परिवर्तन के गुण रखती है। तब प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे चिकने तल से टकराती है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे चिकने माध्यम के तल से टकराती है और पुनः वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन यानी प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन का गुण रखती है। अपवर्तन, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए कि विरल हुआ और ये सघन हुआ, तो वो सीधे न चलकर इस आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। तो जब हम अभिलंब खींच देंगे तो सीधा न चलकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब जब वो यहां से ऐसे सीधे न चलकर फिर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी इसी के दिशा में। तो प्रकाश जब विरल है, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। जो क्यों झुकती है आगे बताया जाएगा, एक बार बताया भी गया है कि क्यों झुकती है। तो प्रकाश जब सघन से विरल, देखिए विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब को झुकती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। इसका रीजन प्रूफ द्वारा कराया जाएगा, स्नेल के नियम द्वारा प्रूफ किया जाएगा कि क्यों झुक रही है और क्यों दूर हट रही है। तो यानी फिलहाल समझ लिए, प्रकाश अपवर्तन को गुण रखती है। अपवर्तन क्या है तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करेगी, विरल माने वायु, सघन माने कांच या जल हो सकता है, तो जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब को झुक रही है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश अपवर्तन का भी गुण रखती है। प्रकाश विवर्तन का गुण रखती है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन होता है ना, यानी प्रकाश विवर्तन का गुण रखती है। तो विवर्तन क्या है
कि यदि प्रकाश के किरण को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए तो आंशिक रूप से वो मुड़ जाता है। विवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए या प्रकाश के मार्ग में छोटा अवरोध लाया जाए तो गुजरने के बाद वह आंशिक रूप से थोड़ा मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए या प्रकाश के मार्ग में एक छोटा अवरोध लाया जाए तो गुजरने के बाद वो आंशिक रूप से, देखिए आंशिक रूप से मुड़ जा रही है। तो जब वो आंशिक रूप से मुड़ जाएगी इस घटना को विवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए या प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई छोटा सा अवरोध लाया जाए, सूक्ष्म अवरोध, तो गुजरने के बाद आंशिक रूप से वो मुड़ जाती है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे दिन में उजाले में थोड़ा सा उजाला हो, घर में डायरेक्ट रोशनी, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है और अगर हम लाइट ऑफ भी किए हुए हैं तो अंधेरे कमरे में थोड़ा सा उजाला दिखाई देना, या आप जिस ब्रेंच पर बैठे हैं ब्रेंच के नीचे डायरेक्ट किरण नहीं पहुंच रही, लेकिन ब्रेंच के नीचे किरण पहुंच नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आप देख सकते हैं। यानी किरण नहीं पहुंच रही, उसके बावजूद भी वहां दिखाई दे रहा है। ये घटना है विवर्तन, क्योंकि वायुमंडल जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हमारे पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है और वायुमंडल में अनेक धूलकण, अनेक गैसें हैं और ये गैसें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जब ये प्रकाश की रोशनी आ रही है, चाहे सूर्य की रोशनी आती है, तो इस वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से टकराकर वो आंशिक रूप से मुड़ते जाते हैं। लेकिन अनेकों कण होते हैं, इसमें असंख्य कण होते हैं, इसलिए वो असंख्य बार मुड़ती है। इसलिए हमें डायरेक्ट किरण ना आते हुए भी हमें उसके आसपास किरण माने वस्तुएं दिखाई देती है। ये घटना है विवर्तन। जैसे इस व्हाइट बोर्ड के नीचे दिखाई दे रहा है लेकिन किरण नहीं पहुंच रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है, ये घटना है विवर्तन। वहां दिखाई देना विवर्तन की घटना है, क्योंकि ये वायुमंडल में छोटे छोटे कण है, वो आ रही है आंशिक से मुड़कर, वो क्या हो रही है, उसमें किरण जा रही है। समझ पा रहे हैं? तो फिर सुन लीजिए विवर्तन क्या है। तो विवर्तन वह घटना है जैसे प्रकाश के मार्ग में एक छोटा अवरोध लाया जाए या प्रकाश को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है, पूर्ण से नहीं, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश ध्रुवण का गुण रखती है। ध्रुवण यानी ध्रुवण क्या है? तो जब प्रकाश को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाए, एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, यानी जब प्रकाश को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाए तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है। समतल ध्रुवित का मतलब है कि जब किरणें सीधे चल रही है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में बताया गया कि किरणें एकदम सीधे सरल रेखा में चलती है, और जब टूरमैलिन पदार्थ से गुजरेगी तो उसकी तीव्रता कुछ कम हो जाएगी और वो सीधे चलने के बजाय उसके कुछ किरण आंशिक रूप से वो समतल ध्रुवित करने कंपन कर लेते हैं। तो उस किरण के उस माध्यम के कुछ कण तरंग के लंबा दिशा में करते हैं और कुछ कण सीधा करते हैं। यानी वो समतल ध्रुवित होने का मतलब कि उस किरणों की, जब प्रकाश की किरणों को जब किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाता है तो वह उसकी जो तीव्रता होती है घट जाती है। एक प्रकार के ध्रुवण थोड़ा सा, वो अगर दो टूरमैलिन पदार्थ रखते हैं, जो दो टूरमैलिन पदार्थ एक इधर एक इधर, और एक से गुजारा जाए और एक को घुमाया जाए तो ध्रुवण का गुण रखते, घूमने का गुण रखती है, वह घूम जाती है या समतल ध्रुवित हो जाती है। तो जब देखिए इसका डिफिनेशन यही है कि जब किसी प्रकाश की किरणों को टूरमैलिन पदार्थों से गुजारा जाता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाती है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। और समतल ध्रुवित होने के मतलब कि कुछ किरणें उसके तरंग के समांतर दिशा में फैल जाती है और कुछ किरणें सीधे चल जाती है, इसलिए तीव्रता घट जाती है।
अब सारे किरणें एक ही दिशा में चलेगी तो तीव्रता तो अधिक होगी ना। और जैसे वो क्रिस्टल से गुजरेगी तो उसकी बहुत सी किरणें बढ़ जाएगी, फैल जाएगी, इसलिए उसकी तीव्रता घट जाती है। जैसे डीपर पोलराइड, पोलराइड क्या करता है, ये चकाचौंध को कम करता है। जैसे सामने से आ रही गाड़ियों के लाइट बहुत तेज होता है तो उसमें ध्रुवक लगा होता है जो चकाचौंध को कम कर देता है। यानी आप लोग जैसे डीपर देखे होंगे फोर व्हीलर में, डीपर या बाइकों में डीपर होता है, तुरंत डीपर जाता है, तुरंत गाड़ी का प्रकाश नीचे हो जाता है। तो यानी वही ध्रुव का काम करता है। यानी ध्रुव क्या करता है, देखिए ये ध्रुवण जो होता है, इस ध्रुवण से ध्रुवक बनाया जाता है जो हमारा प्रकाश के चकाचौंध को कम करता है। चकाचौंध बने आंख पर लगे रोशनी को रोकता है कि नहीं। अब यानी प्रकाश ध्रुवण का गुण रखता है, प्रकाश व्यतिकरण का, इंटरफेरेंस व्यतिकरण का गुण रखता है। यानी प्रकाश व्यतिकरण का गुण रखता है। अब व्यतिकरण क्या है, तो जब एक वर्णी प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणों को, एक वर्णी का मतलब होता है एक ही रंग के प्रकाश किरणों को, है ना। एक वर्णी का मतलब होता है एक ही रंग, वर्ण माने होता है रंग, है ना। एक वर्णी प्रकाश की किरणों को एक ही दिशा में किसी माध्यम में, माने एक ही दिशा में और किसी पर्दे पर डाला जाए तो वो किरणें एक दूसरे में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित माने एक दूसरे में मिल जाना, मिक्सचर हो जाना। जैसे चीनी और पानी मिलाएंगे तो दूसरे से विलीन हो जाते हैं, है ना। उसका अस्तित्व, चीनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पानी में नमक मिलाएंगे, नमक का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जैसे नहीं पढ़े हैं समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण अलग होता है ना। एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण होता है कि नहीं होता है, मिश्रण, मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर, समांगी। जैसे पानी और बालू का, पानी और बालू एक दूसरे में विलीन होता है, नहीं होता है, तो वो विषमांगी मिश्रण है। लेकिन चीनी पानी समांगी है कि नहीं। तो समांगी या विषमांगी का मतलब होता है, विषमांगी माने एक दूसरे में विलीन हो जाना, विषमांगी माने विलीन न होना, और समांगी माने विलीन हो जाना, है कि नहीं है। तो ये जब प्रकाश दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों को एक ही दिशा में किसी पर्दे पर डाला जाता है, किसी माध्यम में गुजारा जाता है, तो एक दूसरे पर ये किरणें क्या होते हैं कि अध्रुवित हो जाती है। अध्रुपण के कारण इसको बोलते हैं अध्रुपण का सिद्धांत। तो अध्रुपण के कारण कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तीव्रता अधिक माने कहीं पर प्रकाश बहुत ज्यादा, कहीं एकदम अंधेरा हो जाता है। जो व्यतिकरण आपको बताए थे, प्रैक्टिकल दिखाए थे ना दीवालों पर, यानी वह व्यतिकरण घटना दीवालों पर जैसे देख रहे थे, पट्टियां बन रही थी, एकदम बारीकी बारीकी पट्टियां बन रही थी, एकदम पट्टियां अंधेरे की, एकदम अंधेरे वाली पट्टी अलग थी और प्रकाश वाली पट्टी एकदम पतली पतली अदीप्त प्रदीप्त पट्टियां बनी थी ना। तो हमने क्या बताया था कि जब प्रकाश की माने दो या दो से अधिक किरणों, देखिए व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो शांति सुने। जब एक वर्णी प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणों को, एक वर्णी प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणों को एक ही दिशा में गुजारा जाता है, तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। ये अध्रुवण के सिद्धांत के कारण होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और जहां तीव्रता अधिक होती है उसे समकोशी, और जहां तीव्रता कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। माने जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है उसे समकोशी व्यतिकरण, और जहां तीव्रता कम होती है अर्थात अंधेरा होता है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, है कि नहीं है। तो आप ये प्रकाश के सारे गुण पढ़े, यानी प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। अब प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। एक गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी
चल सकती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। इसके चलने अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने सुना भी होगा, चाहे बता भी रहे हैं कि ध्वनि जो है ठोस में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन गैस में सबसे कम होती है ध्वनि के चाल, और निर्वात में होती ही नहीं है, शून्य होती है। अगर हम चंद्रमा पे बात करते हैं एक दूसरे से तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है। और चंद्रमा पर हवा न होने का रीजन है, चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है 2 से 3 मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 2 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हमारे गैस के अणुओं की जो पलायन वेग होता है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और हमारे पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी पर वायुमंडल का होना पलायन वेग के कारण, पृथ्वी पर वायुमंडल का होना सबसे बड़ा पलायन वेग। यहां पर अगर किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पलायन कर जाएगी, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए, यानी देखा जाए तो सीधे यहां से फेफाना के करीब 1 सेकेंड में फेफाना तक फेंकेंगे, यानी बांसुरी कचहरी से पहले और यानी सुखपुरा पड़ जाएगा, सुखपुरा नदी पड़ जाएगा नियर अबाउट 11 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ से सुखपुरा अगर फेंकना चाहेंगे, सुखपुरा फेंक देंगे 1 सेकंड में तो समझे कि वो पलायन हुआ, लेकिन वो ऐसे नहीं, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा। यानी जितने सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनको, जितने सैटेलाइट का कक्षीय चाल होता है वो लगभग में देखिए 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है सैटेलाइट का, उपग्रह का कक्षीय चाल। और जब उसको पलायन कराना जाता है, उनको पलायन कराना होता है, लगभग में इसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। सैटेलाइटों का उपग्रह का कक्षीय चाल, उपग्रह का कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। लेकिन अगर इन्हें पलायन कराना है तो इसमें √2 गुना वेग बढ़ा दी जाती है, उन उपग्रह का वेग √2 गुना बढ़ा दी जाती है, तो कहीं जाना कहीं जाके गिरा दी जाए उसे, है ना। अब जो है इन्हें पलायन कराना होता है। अब हमें बात करते हैं कि यहां पर वायुमंडल होना यह पलायन वेग के कारण, और पलायन वेग होता है पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर हवा का पलायन वेग कितना होता है 6 सामान्य तापदाब पर इनका हवा का सामान्य तापदाब यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है ना, NTP, सामान्य तापदाब पर इसका हवा के अणुओं के, हवा के माने गैस के अणुओं का वेग होता है 6 या 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए वहां पर चंद्रमा पर जैसे लेकर जाते हैं तो ये खुद ही उड़ जाता है। अगर चंद्रमा पर ले जाकर हवा छोड़े तो खुद ही उड़ जाएगा। वहां पर पलायन बहुत कम होता है, इसलिए वहां पर हवा नहीं ठहरता है। तो बता रहे थे कि इस समय देखिए, अब हम यहाँ पर प्रकार देखिए निर्वात में हम बता रहे थे कि यहाँ पर पलायन वेग कितना होता है हमें पलायन कराने के लिए, इसलिए गैस यहाँ वायुमंडल है, पृथ्वी पर वायुमंडल होना पलायन वेग के कारण। अब देखिए हम यहाँ चलते हैं, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। तो सूर्य से आने वाली जो किरण है पृथ्वी पर पहुंचती है तो निर्वात को पार करके आती है, और निर्वात में प्रकाश 3 × 10 के पावर लगभग 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में, यानी निर्वात में चल सकते हैं। जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम का बता रहे थे, ध्वनि क्या है, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम का हो सकता है। जैसे हवा में लगभग 332
किलोमीटर प्रति सेकेंड 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है एल्युमिनियम में, 6400 करीब जाता है, 6440 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद स्टील में 5660 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है, यानी ठोस में ध्वनि का वेग अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। लेकिन ये तो ध्वनि के चल रहा, लेकिन ये जो है प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में प्रकाश 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करते तो उसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है। जैसे देखिए, अब ये जब ये जल में प्रवेश करेगी तो जल में 2.25×10⁸ यानी मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये जल की बात होती है। लेकिन वही कांच में प्रवेश करेगी तो ये 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। निर्वात या वायु में लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि जल में 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी ये रहा प्रकाश की चाल कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है, लेकिन प्रकाश निर्वात से माने सघन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है कि नहीं है? यानी जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो चाल घटेगी, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए, अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, आई के नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन है, देखिए ये मान लें कि दर्पण है, प्रकाश आ रही है, जो आती है उसे आपतित किरण, आपतित किरण या इसको बोलते हैं आपाती किरण। और जिस बिंदु पर आ रही उसे आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इस आपतन बिंदु पर यदि हम लंब खींच दें तो इसको बोलते हैं अभिलंब। यानी अब ये देखिए, ये आने के बाद परावर्तित हो जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। है ना? अब देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम, ये माध्यम अलग है और ये ठोस अलग हो गया, ये हवा है, मान लिया गैस है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम के तल, प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, देखिए रटना नहीं है, ध्यान दो। ये जो आने वाली किरण है इसका नाम है आपतित किरण, और ये जो जाने वाली किरण है परावर्तित किरण। यानी बोलेंगे प्रकाश परावर्तन के पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल, एक ही तल, एक ही बिंदु पर होते
है, कोई दिक्कत है? अब देखिए ये वाला, ये जो किरण देखिए आपतित किरण और जो अभिलंब है इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, है कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन किरण, आपतन कोण, इसका नाम है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण, है ना? फिर सुनिए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने को परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन हमें प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम बताना है। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम होता है I बराबर R, कोण I बराबर कोण R। I क्या है? तो आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कैसे आ रही है, अगर ये किरण 60 अंश पर आ रही है तो 60 अंश पर निकल जाएगी। अगर किरण ये 80 अंश पर आ रही है तो 80 अंश पर, ऐसे अभिलंब से बनाते 80 अंश पर निकल जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो यानी I अगर 60 है तो R भी 60 होगा, I 80 है तो R भी 80 होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में। तो फिर सुन लीजिए, प्रकाश परिवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या क्या? प्रकाश परिवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी को डाउट है? तो ये परिवर्तन का नियम, माने परिवर्तन हो गया और परिवर्तन का नियम हो गया। अब जो है प्रकाशिक माध्यम के बारे में समझेंगे। प्रकाशिक माध्यम क्या है? हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? प्रकाशिक माध्यम, देखिए प्रकाशिक माध्यम का ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाश जिसमें गमन कर सके, माने प्रकाश जिसमें चल सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। है ना? यानी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, तीन माध्यम। पारदर्शी क्या है? जैसे आप देखे हैं, कांच हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, माने कुछ गैसे हुई, है कि नहीं? पारभासी, तेल लगा, कागज, गंदला जल, अरे जो जल गंदा हो जाता है, दूषित जल, गंदला जल, कोहरा नहीं होता है, शीत वगैरह, है ना? हाँ, और हल्का पूरा पूरा नहीं दिखाई देता है ना? तो ये रहा पारभासी। और अपारदर्शी यानी कंक्रीट, पत्थर, मेज, लकड़ी, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, पारदर्शी क्या है? नाम से लगता पारदर्शी,
आर पर दिखाई देना, आर पर दिखाई देना है ना, पार हो जाती। तो प्रकाश का माने वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु, गैस आदि। हाँ, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए, कोई दिक्कत है। पारभासी वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कम से कम भाग गमन करे, वह माध्यम जिसमें प्रकाश के कम से कम भाग गमन करता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, अगर कागज में तेल लगा दिया जाए तो अक्षर आर पर हल्का कर दिखाई देते हैं। गंदला जल है, जल दूषित जल बने उसमें धूल कर मिले हुए थोड़ा सा, तो उसमें हल्का दिखाई देता है। कोहरा है, वो अगर तेज पड़ती है तो उसमें लाइट बहुत धीरे धीमे डिम दिखाई देती है। ये है पारभासी। अपारदर्शी वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन न कर सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन न कर सके उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी प्रकाशिक माध्यम